मेरे पीछे एक आंकड़ा और मेरे दाएं हाथ की तरफ एक तस्वीर आपको समझ में आ रही होगी। अखिलेश यादव की एक चुनावी रैली की है और जो आंकड़ा है आज उस पर भी आपसे बात करूंगा और बात इस पर भी करूंगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ बागियों ने जो कोशिश की समाजवादी पार्टी को हराने की, उन कोशिशों का क्या हुआ और उन कोशिशों का भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिला। सबसे पहले आप यह आंकड़ा देखिए, 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपनी अब तक की सबसे ज्यादा यानी कि 37 सीटें मिली और वोट शेयर पहुंचा 33.55। अखिलेश यादव की अगुवाई में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने यह आंकड़ा छुआ है, जो आंकड़ा आपके पीछे है, 37 सीटों का और वोट शेयर 33.55। लेकिन बात इससे आगे की है। बात यह है कि वो लोग, वो विधायक, वो नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव के वक्त धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको माला पहनाकर अपनी गोद में बिठाया, उन तमाम विधायकों का क्या हुआ, उनके क्षेत्र में चुनाव का क्या हुआ, वहां भाजपा का क्या हुआ, सपा का क्या हुआ, आज इस पर भी बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के दो उन नेताओं के बारे में भी बात करेंगे जो भागकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ खड़े हो गए, लेकिन उनका करिश्मा क्या कुछ कर पाया उत्तर प्रदेश में, यह समझेंगे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे अमेठी की सीट से, जहां स्मृति ईरानी की हार हुई है और कांग्रेस के केएल शर्मा चुनाव जीते हैं। स्मृति ईरानी को चुनाव जिताने के लिए सबसे पहले इनको आप पहचान लीजिए, राकेश प्रताप सिंह हैं, अमेठी की गौरीगंज सीट के विधायक हैं, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद सुरक्षा भी पा गए थे, लेकिन अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी को चुनाव नहीं जिता पाए। स्मृति ईरानी को लगता था कि राकेश प्रताप सिंह के आने से वो अमेठी का चुनाव बड़ी आसानी से जीत लेंगी, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी के एक सामान्य से कार्यकर्ता, सोनिया गांधी के सामान्य से कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार गईं। स्मृति ईरानी को शिकस्त मिली है अमेठी में और अब वो अमेठी की सांसद नहीं है, यानी राकेश प्रताप सिंह को अपने पाले में लाकर प्रचार करवाना भी स्मृति ईरानी को कोई फायदा नहीं दे सका। और इस लिस्ट में आगे बढ़ी है तो एक नाम आता है अयोध्या के बाहुबली विधायक अभय सिंह का। अयोध्या की सीट पर अभय सिंह को अपने साथ जोड़कर, इनको सुरक्षा देकर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि अयोध्या की सीट जीत ली जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट इस बात पर भी थी, क्योंकि अयोध्या का माहौल पूरी तरह से राममय है, तो फिर लल्लू सिंह को चुनाव कौन हरा पाएगा। लेकिन लल्लू सिंह के चुनाव को मजबूत करने के लिए अभय सिंह को लाया गया। अयोध्या की गोसाईगंज सीट के ये विधायक हैं, लेकिन ये भी वहां कोई करिश्मा नहीं कर पाए। अभय सिंह लाए गए, बागी अभय सिंह, लेकिन इनको लाने का नुकसान उठाना पड़ा और अयोध्या की सीट पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए। और दोस्तों, इस फहरिस्त में अगला नाम, यह नाम है पूजा पाल का। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से चायल की विधायक हैं। चायल कौशांबी की सीट है। कौशांबी में टिकट इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को दिया गया। मुकाबला विनोद सोनकर से था। पुष्पेंद्र सरोज 25 साल के नौजवान। पूजा पाल को अपने पाले में लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि विनोद सोनकर यहां चुनाव जीत जाएंगे। पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग भी की, लेकिन हुआ क्या, हुआ कौशांबी में क्या, वो हम आपको बताते हैं। कौशांबी में हुआ ये कि जो पुष्पेंद्र सरोज हैं, पुष्पेंद्र सरोज, इन्होंने विनोद सोनकर को 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। यानी पूजा पाल को अपने पाले में लाने का कोई भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। पूजा पाल भी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। और अब बात मनोज पांडे की। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक दिनेश प्रताप सिंह के, इनकी सियासी अदावत हर किसी को पता है। इनके घर
अमित शाह पहुंचे थे, अमित शाह ने अपने मंच पर इनकी ज्वाइनिंग कराई, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद रायबरेली की सीट पर मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर पाए और राहुल गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हरा दिया। अब मनोज पांडे का सियासी भविष्य भी अधर में लटक गया है। और इस लिस्ट में एक नाम और आते हैं जो, उनमें ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इन तीनों तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। नारद राय, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, और सीटें हैं बलिया की, जालौन की, अंबेडकर नगर की। नारद राय पूर्व मंत्री, 2 बार विधायक रहे। बलिया में इनकी ज्वाइनिंग अमित शाह ने कराई। अमित शाह इनको लाए क्योंकि बलिया में नीरज शेखर को चुनाव जिताना था। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के चंद्रशेखर के बेटे हैं, लेकिन बलिया में सनातन पांडे का चुनाव इतना टनाटन था कि उसके सामने नारद राय कुछ नहीं कर पाए। नारद राय ने खूब ताकत दिखाई, खूब शक्ति प्रदर्शन किए, लेकिन वोट नहीं डलवा पाए और भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव हार गई। इसके बाद विनोद चतुर्वेदी, इन्होंने भी राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। विनोद चतुर्वेदी कालपी सीट के विधायक हैं, लेकिन जालौन में ये समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोक नहीं पाए और नारायण दास अहिरवार जालौन की सीट पर चुनाव जीत गए। इसके बाद एक और नाम है राकेश पांडे का, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से, लेकिन राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रॉस वोटिंग की और इनके बेटे जो बसपा से सांसद बने थे 2019 में, रितेश पांडे, वो इसके इनाम में अंबेडकर नगर से भाजपा का टिकट पा गए, लेकिन राकेश पांडे अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए और रितेश पांडे चुनाव हार गए। यानी इनकी भी बगावतें काम नहीं आई। इन तीनों चेहरों को आप ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों, अब इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक और अहम किरदार से आपको मिलवाता हूं, जिन्होंने भी बगावत की, अखिलेश यादव से अपनी राहें अलग की। और अखिलेश यादव ने उनके लिए क्या किया था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इस चेहरे को देख लीजिए, ये पल्लवी पटेल हैं। पल्लवी पटेल हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक बनी, सिराथू की सीट, कौशांबी जिला, हराया था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, लेकिन 2024 आते आते इनके तेवर बदल गए। समाजवादी पार्टी से ये विधायक बनी, बाद में इन्होंने अपनी राहें अलग कर ली और एक अलग मोर्चा बनाकर खड़ा कर दिया, पीडीएम। और बनाया किसके साथ? हैदराबाद के ओवैसी के साथ। कहा कि हम पिछड़े, दलित और मुसलमान की बात करेंगे, पीडीए में मुसलमान शामिल नहीं है। और पल्लवी पटेल ने अपनी राहें अलग कर ली। उत्तर प्रदेश में इनके इस मोर्चे का क्या हाल हुआ, उसकी कहीं बात भी नहीं हो रही। पल्लवी पटेल का सियासी भविष्य भी उत्तर प्रदेश में अधर में लटका हुआ है। और अब कुछ बगावती नेताओं पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देख लीजिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश के जेपीएस राठौर, और उनके बीच में 3 बार विधायक रहे और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह बघेल, जिला बस्ती विधानसभा हर्रैया। ये भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि इनको भी लाभ हासिल करने थे। और भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि बस्ती में जो हरीश द्विवेदी चुनाव लड़ रहे हैं वो राजकिशोर सिंह की मदद से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और राजकिशोर सिंह बस्ती में कुछ नहीं कर पाए। भाजपा में चले जरूर गए। अब आज की तारीख में विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस सीट की ये राजनीति करते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव जीती है। अजय प्रताप सिंह वहां के विधायक हैं। इनके आने के बाद से अजय प्रताप सिंह नाराज चल रहे हैं। और अब बिल्कुल आखिर में, उत्तर प्रदेश की इस बगावती पूरी कहानी के इस चैप्टर के आखिर में, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद दिलचस्प नाम, और वो नाम बताने से पहले मैं उसका चेहरा आपको दिखाता हूं। धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्व सांसद,
धनंजय सिंह जिस तरीके से राजनीति में चर्चित रहे, जिस तरीके से इनके बारे में बात हुई, उस पर भी बात करूंगा। इनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया था, लेकिन मुकदमा, जेल, जांचें, इन तमाम एपिसोड के बाद श्रीकला सिंह ने टिकट वापस किया या मायावती ने टिकट काटा। ये इतना बड़ा रहस्य है जिस पर एक बड़ी रिसर्च की जा सकती है। लेकिन ये वो धनंजय सिंह हैं जिन्होंने मंच से भारतीय जनता पार्टी का खूब प्रचार किया, बस्ती में जाकर 3-3, 4-4 मीटिंग की, जौनपुर में प्रचार किया, मछली शहर में मीटिंग की और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, धनंजय सिंह ने यह दावा किया था कि जब नतीजा आएगा तब आप लोग नतीजे देखिएगा, जौनपुर और मछली शहर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इसलिए जीतेगी क्योंकि हम कह रहे हैं। लेकिन जौनपुर, मछली शहर दोनों सीटें भाजपा हार गई। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 के चुनाव में जिन जिन नेताओं ने बगावत की है, जिन जिन नेताओं ने अपने तेवर दिखाए हैं, जिन जिन नेताओं ने पार्टियों को धोखा दिया है, आज उन सभी का सियासी भविष्य अधर में लटक गया है।